अब उनको ये भी डाउट है, जैसे अपने यहाँ दीपांजलि को डाउट है, एचआर जी आप पढ़ा रहे हैं बालाजी से, हम ले आए हैं राजीव का। एक चीज जान लीजिए, राजीव का लीजिए या बालाजी का, आपको हेडिंग सेम मिलेगा। जो जो हेडिंग आपके बालाजी में दिया हुआ है वही वही हेडिंग ये आपको मिलेगा राजीव में। जैसे आप देखिएगा, अगर बालाजी के खोले होंगे बुक तो देख लीजिएगा बालाजी में, और जो राजीव का बुक लिए होंगे वो राजीव में देख लीजिएगा। आपको पहला चैप्टर जो लिखा हो ना यूरोप में राष्ट्रवाद, वो मिलेगा। यके चैप्टर सेम है, चाहे आप राजीव में देखिए या वहां पे। अब दूसरा डिफरेंस क्या है, अगर आप बालाजी पब्लिकेशन का बुक लिए होंगे तो आपको पहला ही हेडिंग मिलेगा प्रस्तावना, चैप्टर का पहला हेडिंग है प्रस्तावना। और अगर आप राजीव का लिए होंगे तो आपको पहला हेडिंग मिलेगा परिचय। बस दोनों में यही डिफरेंस है कि यहाँ परिचय वहां प्रस्तावना। राजीव पब्लिकेशन में चैप्टर के पहले ही साइड में दे दिया गया है कि कौन कौन सी हेडिंग पढ़ना है। बालाजी में पहला हेडिंग दिया हुआ है फ्रांसीसी क्रांति, आप उसमें देखिए राजीव में उसमें दिया फ्रांसीसी क्रांति। दूसरा हेडिंग वहां पे जो दिया वही दूसरा यहाँ पे भी, वहां जर्मनी एकीकरण, यहू जर्मनी एकीकरण। वहू पांचवा हेडिंग दृश्य का कल्पना, यहू पांचवा। वहां छठवा पे लिखा हुआ है राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद, यहू लिखा है छठवा साम्राज्यवाद राष्ट्रवाद। वहू उसके बाद चैप्टर एंड है, यहू चैप्टर एंड है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका राजीव पब्लिकेशन में अलग है, बालाजी का अलग है, सेम है। किताब ले लिए हो तो ठीक है, किताब से पढ़ो, नहीं लिए हो तो एक काम और कर लीजिएगा, आपके भैया बहन जो सेकंड ये निकल गए हाई स्कूल, उनसे विद्या ले लीजिए। विद्या अच्छा है, पढ़ने लायक, एक बार ले लीजिए, उसे पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि तैयारी करने के हिसाब से ठीक है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ विद्यालय की हमारा कंपनी है, लेकिन हमने देखा है कि अच्छी बुक है, उससे पढ़ने से बहुत सारा चीज मिलेगा। आज हम लोग को रिवीजन करना है, कल रिवीजन कर भी लिए थे, आज थोड़ा सा रिवीजन करेंगे बहुविकल्पीय वाला प्रश्न। दूसरा, आज ये शायद 5वां क्लास हो रहा है एसएसटी में। 5 क्लास में अगर किसी को कोई चीज डाउट हो तो बताओ, कोई हेडिंग ना समझ में आया हो, आ गया सबको समझ? जो सबसे पीछे बहन जी बैठी हैं, इनका नाम क्या है? कौन सी मलिक? रितिका मलिक, रितिका मलिक, ठीक है, रितिका मलिक। 2 बार बोलेंगे आ जाएगा दिमाग, मलिक, रितिका मलिक। आपको डाउट तो नहीं है जी? नहीं डाउट है? कह दो सर एक डाउट हो तो बताएं, पूरा डाउट ही डाउट है, उम्मीद है डाउट नहीं होगा। चलो पढ़ लेते हैं भाई। क्या चीज? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पाठ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि नहीं समझ में आएगा तो दोबारा क्लास चलेगा भी नहीं, फिर यूट्यूब पे देखना पड़ेगा कि क्या पढ़ाए हैं, ठीक। इसमें पहली घटना हम लोग पढ़ लिए थे फ्रांसीसी क्रांति। कौन सी घटना थी? दूसरा कौन सा था? फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन सा हेडिंग आता है? फ्रांसीसी क्रांति के बाद हम लोग पढ़े थे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। माने जैसे क्रांति हो जाता है फिर उसके बाद यूरोप में पूरा चालू हो जाता है कि भाई आने वाले टाइम में राष्ट्र का निर्माण करना है। किसका निर्माण? राष्ट्र का। इसी में एक और हेडिंग पढ़े थे हम लोग, और वो था क्रांतियों का युग। किसका युग? क्रांतियों। 1830 से लेकर 1848 तक किसका युग? क्रांति, मतलब क्रांति ही क्रांति। उसके बाद तीसरा हेडिंग हम लोग पढ़े थे जर्मनी का एकीकरण। किसका एकीकरण? फिर चौथा हेडिंग क्या पढ़ लिए थे? इटली का एकीकरण। जब जर्मनी का एकीकरण हुआ उसके बाद कौन सा आ गया? इटली का। फिर हम लोग पढ़े थे राष्ट्र की दृश्य और कल्पना। माने कि ये लोग पहले से दिमाग लगाए थे कि जब देश बनेगा तो कैसे बनेगा, क्या क्या होना चाहिए। और लास्ट में है राष्ट्र और साम्राज्यवाद। माने राष्ट्रवाद और कौन सा वाद? साम्राज्यवाद। एक समय ऐसा आ गया कि कुछ लोग तो सेना लेकर के परेशान थे अपना साम्राज्य बनाने के लिए। उससे पहले ही जो चल रहा था टाइम वो था राष्ट्रवाद। कौन सा वाद? राष्ट्रवाद। जो सबसे लास्ट के दूसरे नंबर के भैया हैं
समझ आ रहा है कि नहीं जी? नोट्स वोट्स उलट पुलट रहे हो आप, काहे इतना दुखी हैं आप? इधर अभी शादी विवाह भी नहीं चल रहा है, फिर भी इतने दुखी हैं। समझाओ, कह दो टेंशन ना लो, अभी 2-3 साल बाकी है आज से ही। चलो, इसमें 6वां हेडिंग है ना, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद कल पढ़े थे कि नहीं? राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, एक चीज याद रखिएगा, राष्ट्रवाद का परिभाषा कल बता दिए थे कि जब किसी आदमी के दिमाग में यह चलने लगे निस्वार्थ भाव, किसके लिए सब कुछ करना है? देश के लिए। किसके लिए? देश। इसमें जब संधि विच्छेद करोगे तो आपको 2 हेडिंग मिलेगा, एक है राष्ट्र और दूसरा है वाद। राष्ट्र और कौन सा? वाद। राष्ट्र का मतलब होता है देश और वाद का मतलब विचारधारा। राष्ट्र का मतलब देश और वाद का मतलब विचारधारा। जब आपकी विचार किसके प्रति हो जाए? राष्ट्र के प्रति या देश के प्रति। कैसी विचार हो जाए? राष्ट्र या फिर देश के प्रति, तब आप कौन से वाद में आओगे? राष्ट्रवाद। जैसे अपने यहाँ 1857 के क्रांति से पहले राजा लोग तो अंग्रेज से लड़ रहे थे कि हमारा राज बच जाए। सिराजुद्दौला वगैरह जितने लोग राजा थे वो अपने राज को बचाने के चक्कर में पहले अंग्रेज अगर ना शुरू में ये वाला वाद अगर अपने यहाँ आ जाता तो अपने यहाँ अंग्रेज नहीं आ पाते। ये वाद अगर दिमाग में सबके पहले आया होता तो ये वाला वाद तो नहीं आ पाता, साम्राज्यवाद। लेकिन अपने यहाँ उल्टा हो गया मामला, अपने यहाँ पहले साम्राज्यवाद आया और फिर कौन सा आ गया? राष्ट्रवाद। जबकि यूरोप में मामला उल्टा चल रहा था, इनके यहाँ पहले राष्ट्रवाद आया फिर कौन सा वाद आया? साम्राज्यवाद। अपने यहाँ एकदम उल्टा, अपने यहाँ पहले आ गया साम्राज्यवाद फिर कौन सा वाद? राष्ट्रवाद। जब अपने यहाँ अंग्रेज आए थे साम्राज्यवाद के चक्कर में ही आए थे, क्योंकि पूरे यूरोप में होता ऐसे है कि पहले जर्मनी, इटली, फ्रांस, अलग अलग देश, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब अलग अलग हुए और फिर दिमाग ये लोग लगाए कि अब हमें अलग अलग महाद्वीप पे जाकर के देशों पे उपनिवेश करना है। क्या करना है? उपनिवेश। मतलब निवेश करना है लेकिन अपने देश में नहीं, दूसरे देश में। उसी को कहा गया उपनिवेश। और जब बहुत सारे देश में होने लगा तो उसी को कहा गया उपनिवेशवाद। कक्षा 9 में पढ़े थे टॉपिक की नहीं? उपनिवेशवाद। अब अमेरिका अलग अलग देश पे कब्जा करना शुरू किया, ब्रिटेन अलग अलग देश पे, फ्रांस अलग देश पे, पुर्तगाल अलग देश पे। ये लोग कई देश पे अपना अपना निवेश करके उस देश को कब्जा कर लिए। जैसे अमेरिका गया कब्जा करने के लिए अलग देश पे, हमारे यहाँ पहुंच गया ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस हमारे यहाँ पहुंचे, अपना व्यापार किए, कुछ दिन व्यापार करने के बाद क्या कर दिए? निवेश। जब व्यापार करते हैं तब निवेश करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद इन्होंने देखा ना कि भाई अब यहाँ के लोग अभी समझ नहीं पाएंगे और इन्होंने अपना कौन सा चीज बना लिया? साम्राज्य। और एक के आदमी के जगह बनाया होता तो ठीक था, जब 10-15 जगह बना लिया उसी को कहा गया साम्राज्यवाद। कैसी वाद? साम्राज्य। जब इंसान के दिमाग में यह बात चलने लगे कि अपना साम्राज्य हमको बनाना है और सबके दिमाग में एक के बतिया चले तो उसी को कहा जाता है साम्राज्यवाद। कैसा वाद? साम्राज्यवाद। लेकिन इनके आना जब ये सब चल रहा था तब अपने यहाँ उल्टा मामला हुआ, साम्राज्यवाद धारा विचारधारा इनके लोग के दिमाग में आया तो ये हमारे देश में आए। हमारे देश में क्या हुआ? जो राजा लोग थे वो पहले देश के लिए लड़ ही नहीं रहे थे, पहले वो लोग अपने राज के लिए लड़ रहे थे, इसीलिए वो हार जाते थे अंग्रेज से। क्योंकि एक राजा लड़ेगा अंग्रेज से और पहले उन्होंने नीति एक लगा दिया था संधि वाला कि कुछ लोगों को हरा दो फिर संधि कर लो। और सबसे पहले नीति उन्होंने लगाया फूट डालो और क्या करो? राज। फूट डालो और क्या करो? राज करो। उन्होंने कहा कि 2 राजा को आपस में लड़ा दोगे, एक लोग मदद मांगने आएंगे ही, उनका हम मदद करेंगे, जो हार जाएंगे उनका पूरा धन हम ही ले लेंगे। उसके बाद डलहौजी आते हैं, डलहौजी अपना एक अलग नीति ले आया, कहा जिसके पास संतान होगा ही नहीं उसका पूरा कब्जा हम ही कर लेंगे, ठीक है, उसको पेंशन दिया जाएगा। अब होता है क्या भैया, साम्राज्यवाद में ना पूरा यूरोप अलग अलग महाद्वीप पे कब्जा कर लेता है, लेकिन राष्ट्रवाद में अपने देश में जब सभी राजा को हरा दिए अंग्रेज और कब्जा कर लिए, अब ये सब राजा इकट्ठा हो गए और अपने जनता को समझाने लगे कि भाई साहब
अब अपने देश को बचाना है अंग्रेजों से। किसको बचाना है? देश को। पहले ही अपने जनता को बताते थे कि हमें अपने राज को बचाना है। किसको बचाना है? राज को। जैसे जो लखनऊ के राजा थे वो कह रहे थे हमको लखनऊ बचाना है, जो झांसी की रानी थी वो कह रही थी हमको झांसी को बचाना है, जो अवध के प्रांत के लोग थे उनको अवध बचाना है, जो बंगाल के थे उनको बंगाल बचाना है। इसीलिए हार जाते थे क्योंकि सेना कम हो जाए। ऊपर से अंग्रेज को यहाँ जीतने में ना जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका था वो अपने लोगों का, क्योंकि उसके पास अगर सेना कम भी रहती थी तो वो अपने ही लोग जा करके अंग्रेजों को बता देते थे कि आज महाराज इधर से ही गुजरेंगे, आज महारानी इधर से गुजरेंगी, आज ये वाले क्रांतिकारी इधर से जाएंगे। क्योंकि भगत सिंह को पकड़ा गया ना, अपने लोग ही बताए थे कि भगत सिंह कहाँ हैं। अपने यहाँ सुखदेव पकड़े गए, अपने लोग ही बताए थे कि कहाँ पे सुखदेव हैं। अपने यहाँ चंद्रशेखर आजाद को मारा गया, शहीद हो गए इलाहाबाद पार्क में, उनको अपने ही लोग बताए थे कि वो पार्क में कितने बजे आएंगे, क्योंकि अपने यहाँ जयचंदों की कमी नहीं है, भरपूर है चुगली करने वाले लोगों की। अब होता क्या है, जब सभी राजा और सभी देश के लोग आपस में मिल करके और एक राष्ट्र के लिए लड़ने लगे और सबके दिमाग में ये बात आने लगी कि सबसे पहले राष्ट्र है, सबसे पहले क्या है? राष्ट्र है। अगर राष्ट्र बचा रहेगा तो हम बचे रहेंगे। उसी वाले विचारधारा को कौन सा चीज कहा गया? राष्ट्रवाद। कैसा वाद? राष्ट्रवाद। गांधी जी अपने लिए लड़ रहे थे, वो चाहते तो पढ़े लिखे वकील थे, अफ्रीका से आए थे, इतने चर्चित थे, अपना जाते कहीं वकील बन के बैठ जाते, अंग्रेजों का काल था, उनसे कह देते एक राज हमको भी दे दीजिए, नहीं तो इतना हम कोर्ट कचहरी चक्कर में परेशान कर देंगे कि तुम लोग को भागना ही पड़ेगा। कहता जा बुढ़ऊ ले लो तुम, एक ठो अलगे राज करो। ले लेते, लेकिन उनको क्या जरूरत थी कि वो रहने वाले गुजरात के, आंदोलन करने आए बिहार में, आंदोलन करने गए लखनऊ में, आंदोलन करने गए महाराष्ट्र में, इतना आंदोलन करने की क्या जरूरत थी? उनकी जरूरत यह थी कि वो निस्वार्थ भाव किसके लिए काम कर रहे थे? राष्ट्र के लिए। किसके लिए? राष्ट्र के लिए। भगत सिंह को क्या जरूरत थी फांसी चढ़ने की? वो कह देते हम नहीं करेंगे भैया, हमको भी छोड़ दीजिए, गलती हो गया। लेकिन वो किसके लिए मर रहे थे? राष्ट्र के लिए। चंद्रशेखर किसके लिए परेशान थे? राष्ट्र के लिए। सुभाष चंद्र किसके लिए परेशान थे? राष्ट्र के लिए। जब एक दो नहीं हजारों के संख्या में लोगों के दिमाग में ये बात आने लगे कि अब हमें अपने से ज्यादा जरूरत अपने राष्ट्र की है, तो जो वाद पीछे लगा है इसका मतलब होता है विचारधारा। वाद का मतलब क्या है? विचारधारा। और किसके पर विचारधारा? राष्ट्र के। और जब इंसान का विचार ये कहने लगे कि हमारे लिए राष्ट्र जरूरी है, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद। क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद की घटना ना, जैसे ही ये राष्ट्रवाद इधर इनके यहाँ यूरोप में आता है, धीरे धीरे राष्ट्र बनते हैं, लेकिन इनके दिमाग में ये बात चलने लगी कि राष्ट्र नहीं, अब दूसरे देश को भी कब्जा कर लेना है। और दूसरे देश को जब कब्जा करने लगे, अब इनके यहाँ होने लगा आपस में ही मार। क्योंकि जब ये राष्ट्रवाद बने, अपने राष्ट्र के लिए लोग लड़ने लगे। पहले जर्मनी में ना अपने राजा के लिए लड़ते थे, लेकिन जर्मनी वाले राजा को हटाए, इटली को हटाए, फ्रांस के राजा को हटाए, रूस के राजा को हटाए, ये लोग हटा हटा करके अपने यहाँ राष्ट्रवाद ला रहे थे। कौन सा वाद? राष्ट्रवाद। लेकिन ज्यादा दिन ये चला नहीं। जैसे इनकी राष्ट्र अच्छे से बन गया ना, उसके बाद इनके लोग के दिमाग में ये चलने लगा कि जो अड़ोसी पड़ोसी के राज्य हैं उनको भी कब्जा कर लेना है। और जैसे कब्जा करने लगे, इनके दिमाग में कौन सी वाद आ गई? साम्राज्यवाद। जब आप निस्वार्थ भाव से काम करते हो तब आपके पास कौन सा वाद है? राष्ट्रवाद। क्योंकि आप अपने लिए नहीं, किसके लिए कर रहे हो? राष्ट्र के लिए। तो वो हो गया राष्ट्रवाद। लेकिन जब आपके दिमाग में ये चलने लगे कि भैया अड़ोसी पड़ोसी जितने देश है उनको भी कब्जा कर लेना है, तो कौन से वाद में आ जाएगा? साम्राज्यवाद। मान लीजिए 1 बीघा खेत पड़ोसी का है, 4 बीघा आपका है। अब आपके दिमाग में चलने लगे नहीं यार, मेरा मेड़ सीधे रहना चाहिए, उसका भी बगल में ठीक है, तब वो आप किस में चले जाओगे? राष्ट्रवाद में। लेकिन दिमाग ये चलने के एक कोन गोड़ के तनिया और आगे कर देना है, दूसरे का और आगे, एक दिन अगर आधा खेतवे कब्जा कर लेना है। कौन से वाद में? और साम्राज्यवाद का मतलब कभी ये शांति नहीं होता है। साम्राज्यवाद का मतलब समझ जाइए युद्ध। साम्राज्यवाद का कौन सा? युद्ध। मान लीजिए अभी अपने क्लास में कोनो बहन भाई 2 लोग पढ़ रहे हो, तो अगर भैया और बहन जी दोनों लोग लेकर के गए बैग, घर पे रख दिए और पता लग रहा है उसका पेन बाहरवे रखा है, और भैया देख करके पेना नहीं उठाए ना, तो समझ जाओ कौन से वाद में जाएंगे? राष्ट्रवाद में। क्योंकि उनके दिमाग में चलेगा अगर पेना उठा लिए, बेचारी कल लिखेगी कैसे, रहने तो नहीं उठाते हैं, वो चले जाएंगे राष्ट्रवाद में। क्योंकि अपने से ज्यादा किसकी चिंता है? बहन जी की, कि लिखेगी कैसे। लेकिन अगर भैया जा रहे थे, सीधे देख रहे थे पेन है, चला गया था आगे तक वो देखते, लेकिन फिर से लौट के आता है, लो जी
पेन उठाया, ले गया अपने बैग में डाल लिया, कॉपी था उठा के फेंक दिया छत पे, जाओ। वो कौन से वाद में चला गया? साम्राज्यवाद में। और अगर साम्राज्य वाली विचारधारा आएगी, अगर राष्ट्रवाद वाला आया था जब पेन नहीं उठाया था, तब मार होगा? मरवे नहीं होगा, क्योंकि बहन जी कभी मारे करने न जाएगी, उनका कुछ गड़बड़ किया ही नहीं है। लेकिन जैसे कपिया फेंक दिया, पेन उठा के अपने बैग में डाल लिया ना, ये भी दिमाग लगा लेगा कि पहचान जाएगी, तुरंत उसका रिफिल निकाल के दूसरे के में डाल देगा कि अब तो पेन में रिफिलिया भी नहीं रहेगी। भाई वो कौन से वाद में? साम्राज्य। और जब विचारधारा साम्राज्यवाद की रहेगी, घर में शांति रहेगी, आएगी सुबह ये बैग खोलेगी, पेन नहीं गायब है, कॉपी है ये नहीं, फिर तुरंत पूछेगी कौन ले गया पेन वन, बताएगा घर में वही निकाला होगा, बुलाओ चोरवा को। कहाँ लेकर के हमारा पेन कॉपी कहाँ उठा के ले गया? और फिर घर में ही क्या हो जाएगी? युद्ध। घर में क्या हो जाएगी? युद्ध। तो जब ये लोग साम्राज्यवाद कर रहे थे, जब वो नॉर्मल पेन और कॉपी लेके गया है तो घर में ही युद्ध हुआ है। लेकिन मान लो अगर पूरे देश में चलने लगे, या जो दो देश की मामला हो, या पूरे दुनिया में काम चल रहा हो, तो उससे कौन सा चीज शुरू हो जाएगा? विश्व युद्ध। कौन सा युद्ध? अगर घर में होगा तब क्या होगा? युद्ध। अगर घर में होगा तब क्या होगा? युद्ध। लेकिन अगर देशों के बीच में चलने लगे तब विश्व युद्ध। घर में भी होता है कभी कभी युद्ध, लेकिन सबसे ज्यादा युद्ध पता है किस क्लास में होता है? प्राइमरिया वाले में। जब तक वो 6, 7, 8 में आते हैं तब तक सुधर ही जाते हैं। लेकिन जब 3, 4 में कोनो भाई बहन पढ़ रहे हो, देखिए अगर रोजे घर पे युद्ध होता रहेगा। रीजन क्या है? बहन जी जाएंगे, उसका पेन गायब। बहन जी तनी कम चोर होती है, लड़का इस सब मामला में ठीक है। लड़का जाएगा 3 पेन निकाल के गायब, उसके बाद अपने चिल्लाएगा हमारे तो पेन है, हम ही तो दिए थे, हमारा है, देख लो इसमें पर्ची भी लिखा डाला हुआ है हमारे नाम का। पूरा युद्ध उसी कॉपी किताब के चक्कर में। और जो अगर मान लीजिए ना एकदम में प्राइमरी चले जाओगे, उसका अलग गृह युद्ध चल जाएगा। पता है कैसे? जो प्राइमरी वाला लड़का होता है ना, पहली दूसरी का, अगर एक के कॉपी में मान लो छोटे भीम छपे हुए ना, दूसरे का कॉपिया ले आओगे, वो कहेगा हमारा छोटा भीम वाला चाहिए, हमको वही कॉपी चाहिए जिसमें छोटा भीम छपा है। कहो अरे दूसरा ले लो ना भैया, हम वही लेंगे जो उसमें छपा हुआ है। और गलती से ना उसका एक पन्ना फट गया, क्या हम लेबर ना करेंगे, इसको वही तो जो वो वाला लिया है, काहे फाड़ दिया है। अगर उसका एक पन्ना गलती से दूसरा भाई फाड़ दिया है ना, तो उसको तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक उसका पूरा ना फाड़ दे। मम्मी पापा लगे परेशान रहते कि गधा एक पन्ने के चक्कर में पूरा कपिया फाड़ दिया है, परेशान हो जाते भाई। अब इसके बाद ना हम लोग को इसमें दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न। एक बात सभी लोग को बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ना है। अगर मान लीजिए 60% भी बहुविकल्पीय बता लेते हो, समझ जाइए पूरा चैप्टर पढ़ने का मतलब निकल रहा है। लेकिन अगर नहीं बता पाए, समझ जाओ बस सिर्फ सुन रहे हो। किताब है ना आसपास, ईमानदारी से बताइएगा, बल्कि किताब बंद ही कर लीजिएगा। पहला प्रश्न दे रहा है 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? फ्रांस की क्रांति हुई, नेपोलियन का उदय हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ हुआ। कौन सा सही होगा? 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद के प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? कौन सा सही है जी? फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति होगी। सबसे पहले इन लोगों ने जब 1789 आता है तभी क्रांति हो जाती है। किस देश में? फ्रांस में। किस देश में? फ्रांस में। इधर भैया जी कहां भी जी हो। दूसरा प्रश्न बताइए, फ्रांस की क्रांति हुई कब थी? 1700। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1700। लग रहा है पढ़ रहे हो थोड़ा थोड़ा। हाँ क्वेश्चन समझना है, ठीक है। कह रहा है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? किसका शासन था? बहन जी पढ़ने में तेज है, गधा हो गया लड़का, ठीक है। अब ऐसे तुम एक चीज में बताओ, इस बार हम आचार्य जी को ना, प्रधानाचार्य जी को एक सुझाव दिए हैं। हम देख रहे हैं बहन जी मन लगा के पढ़ रही हैं, लड़का सब पढ़ ही नहीं रहा है। अब लड़का का कलशवे अलग करवाने वाले हैं, बहन जी का अलग करवा देंगे और लड़का सबको अलग करवा देंगे, क्योंकि पढ़ ही नहीं रहा है ना। तो इससे अच्छा वही अपना हल्ला दिंगा करे बैठ के। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है जर्मन संस्कृति में वाग्जिष्ट का आशय क्या था? वाग्जिष्ट का मतलब क्या था? राष्ट्र। वाग्जिष्ट का मतलब क्या है? राष्ट्र।
अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ हुआ। ये वाला आप लोग नहीं जान पाओगे क्योंकि ये टॉपिक अभी कवर नहीं करवाया गया था। ये था 1821 में। कौन से सन में? 1821। कह रहा है नेपोलियन का संबंध किस देश से था? ये कहाँ के सम्राट थे? फ्रांस के। बहन जी लोग पढ़ने में तेज हैं, लड़का सब गधा हो रहा है धीरे धीरे। आगे बताइएगा, कह रहा है वियना संधि कब हुई थी? वियना संधि कब हुई थी? 1815 में। क्योंकि जब नेपोलियन बोनापार्ट हार जाते हैं, पराजय हो जाती है, तो एक संधि करवाया गया था, उसी संधि का नाम था वियना संधि। ठीक, आगे बताइए, कह रहा अंग्रेज कवि लॉर्ड वायान की मृत्यु कब हुई थी? 1824 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? पता है किसने किया था? यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? जोसेफ मेस्सोनी ने। जोसेफ मेस्सोनी। अगला ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कह रहा है जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये शब्द किसके हैं? मेटरनिख के। ये बात पता है, टॉपर वाले लिस्ट में बहन जी का ही नाम आएगा। लड़का सिर्फ ताली बजाएगा बैठ के नीचे कि हमारे स्कूल की टॉपी है, क्योंकि पढ़ेगा है नहीं। हम बताएं आपको, जब क्लास चलता है ना तो लड़का, जितने लड़कियां तो पढ़ रही होती है ध्यान से, लेकिन लड़का ऐसे देख रहा होता है जैसे एलियन देख रहा हो। पता नहीं क्यों, मतलब लड़की पढ़ेगी। आजकल हम देख रहे हैं लड़कियों का जमाना आ गया है, पूरा बढ़िया से घर का भी काम करेगी अच्छे से, जिम्मेदारी का काम करेगी अच्छे से, पढ़ेगी भी अच्छे से, अपना कमाओ भी साफ सुथरा कर लेगी जल्दी से। अब बाल वाल बांधना तुरंत बांध के आ जाएगी, लड़का पानी लगा के आ जाएगा। नहाना वो वैसे पड़ेगा। चलो, कल हम गए थे संपर्क में ना, एक भैया समवा तक पूरा वही ड्रेसवा पहन के सामान बेच रहा था। हम कहे कि ड्रेसवा नहीं निकाले, कह रहा चाचा जी 3 है, अभी इसको हम पहन के निकाल देंगे, शाम को मम्मी धो देंगी, उसको कल पहन लेंगे। हम क्या, अच्छा जी। लड़के सुधर जाओ, नहीं एक दिन ऐसा आएगा जब इन लोग को आरक्षण मिला था ना, अब आप लोग को संरक्षण देना पड़ेगा कि लड़का है रहने दीजिए, बैठ जाने दीजिए, क्या करोगे? ठीक है। नहीं जी, हम नहीं देखे। आगे, जर्मनी के एकीकरण में किस व्यक्ति का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है? जर्मनी को कौन एकीकरण किया था? ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क। किस देश का एकीकरण कर दिए? जर्मनी का। किस देश का? जर्मनी। कह रहा इटली के एकीकरण में योगदान था काफूर का, मेस्सोनी का, गेरिबॉल्डी का, इन सभी का। तो इसमें इन सभी का, ये तीनों लोग मिलकर के इटली को एकीकरण किए थे। एकीकरण का मतलब होता है कई खंडों में बटे हुए एरिया को इकट्ठा कर देना। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि इटली के एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? ऑटो वन, चलो इटली का नहीं, हम बोल दिए तो वही बोल दो। कौन आ जाएंगे? जोसेफ मेस्सोनी। अगला प्रश्न देखिएगा, टूटी जंजीर प्रतीक है किसकी? स्वतंत्रता की। टूटी जंजीर किसकी प्रतीक है? कह रहा है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1848। भैया तुम लोग भी बोल दिया करो कुछ। फ्रांस में गणतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? 1848 में। आगे, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ था वह है कौन सा देश? सबसे पहले मार कहां हो गया था? इसलिए शुरुआत में ही सबसे पहले राजा को यही से भगाया गया कि भाग इधर से, इतना दिन नियम कानून चला रहा है। एक दिन ऐसा आने वाला है बहुत जल्द भैया लोगों के साथ, जब बोलना पड़ेगा भाग इधर से, दूसरे क्लास में चला आया फिर, क्योंकि पढ़ेंगे है नहीं। आगे कह रहा है कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? किस देश में? इटली में। आगे कहिएगा, ब्रिटेन के झंडे को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यूनियन जैक। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1800 कितने में? 70 की 71 में। आगे, 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? इमैनुअल द्वितीय। कौन सही है? इमैनुअल द्वितीय। कह रहा जोसेफ मेस्सोनी का संबंध किस देश से है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जोसेफ मैसोनी का किस देश से संबंध है? इटली। ये बहुत जरूरी है। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1815। नेपोलियन का पराजय कब हुआ है? 1815। कह रहा जोसेफ मैसोनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? यंग इटली, जिसमें ना ये बहुत सारे लड़कों को, युवा लड़कों को भर्ती किया और बताया कि बस हम कुछ दिखा देंगे, उससे मतलब अलग अलग प्रतीक बनाया, कहा ये चीज हम दिखाएंगे तो समझ जाना मार करना है, इस दिन दिखाएंगे समझ जाना यहाँ चलना है। आगे, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? फ्रांस से। ऑटो वन बिस्मार्क का किस देश से संबंध है? फ्रांस से। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? किसको याद है? विलियम प्रथम। बाकी कल, अब ये चैप्टर समाप्त हो जाता है, सोमवार से लिखवाएंगे, ठीक है।